सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं अमृता चौरसिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत की हलचलों के साथ हाजिर हूं मैं। शुरुआत टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कमीशन के लिए तैयार। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नौसेना को करेंगे समर्पित। एक साथ 30 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम। तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी। लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपए किए मंजूर। विमान कई सुविधाओं से लैस, लड़ाकू क्षमताओं में होगा इजाफा। जुलाई में बढ़ा सेवाओं का निर्यात, 20.2% बढ़कर आंकड़ा पहुंचा 23.26 अरब डॉलर पर। अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ के पार। भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक, दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा। स्थिति और टकराव के बजाय सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा। और भारत में इस मॉनसून में हुई 6% अधिक बारिश। मौसम विभाग ने दी जानकारी, मॉनसून की जल्द वापसी नहीं, सितंबर में अधिक बारिश की संभावना। और आइए अब नजर बड़ी खबरों पर विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के केरल दौरे से जुड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना को समर्पित करेंगे। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है, जिसे भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया। इसका निर्माण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। विक्रांत अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से लैस है, जो भारत की सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल पोत है। ये पोत तमाम स्वदेशी उपकरणों और यंत्रों से लैस है, जिसे बनाने में देश के बड़े औद्योगिक घरानों और 100 से अधिक एमएसएमई सेक्टर्स ने काम किया है। विक्रांत के लोकार्पण के साथ ही अब भारत के पास 2 सक्रिय विमान वाहक पोत हो जाएंगे, जिनसे देश की समुद्री सुरक्षा को बहुत बल मिलेगा। आईएनएस विक्रांत को देश सेवा के लिए कमीशन्ड करने के खास मौके पर आज प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत को त्याग कर समृद्ध भारतीय समृद्धि विरासत के अनुरूप नौसेना को नया ध्वज भी प्रदान करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोच्चि मेट्रो रेल के फेज 2 कॉरिडोर समेत कई दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल का कोना कोना ओणम के पावन पर्व की खुशियों से सराबोर है। उत्साह के इस अवसर पर केरल को कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार मिला है, जिसकी लागत 4,600 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने आजादी के इस अमृतकाल में आने वाले 25 सालों में एक विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। आज केरला के इस महान धरती से विकसित भारत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में मंगलुरु का भी दौरा करेंगे, जहां वो करीब 3,800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंचने वाले कंटेनरों और दूसरे कार्गो वाहनों का संचालन करने वाली बर्थ नंबर 14 के यंत्रीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में एकीकृत तरल पेट्रोलियम गैस और बल्क तरल पेट्रोलियम के साथ ही तेल और लुब्रिकेंट केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा भंडारण टैंक और खाद्य तेल रिफाइनरी सहित कई और सुविधाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की BS6 परियोजना और समुद्री जल के खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाने का संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही कुलाई में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इधर मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। समिति ने तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ डिजाइन और विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए मंजूर की गई मौजूदा 2,500 करोड़ रुपए के अलावा है। तेजस के अपडेटेड वर्जन में इसकी उड़ान और लड़ाकू क्षमताओं में और इजाफा किया जाएगा। तेजस 2.0 बेहद शक्तिशाली GEF 414 इंजन से सुसज्जित होगा। इससे ये विमान अपने उड़ान क्षेत्र का विस्तार करने और मौजूदा संस्करण की तुलना में अधिक वजन और हथियार ले जाने में सक्षम होगा। तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान की भार वहन क्षमता 4 टन होगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि तेजस मार्क 2 वायुसेना को मजबूती देगा। Firstly, the Cabinet Committee on Security has approved the LCA Mark II project, and I would say that the decision is a tremendous boost to the indigenous design and development of a next generation fighter aircraft, and it will definitely further the Atmanirbhar Bharat initiative in the domain of aircraft manufacturing. Tejas Mark II will fill a critical capability void, and therefore it is very essential that all stakeholders should need to work in tandem to ensure timely induction of this aircraft into the Indian Air Force. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को 2024 के अंत तक हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेशियो करीब 74% तक मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल ई-आवास की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य घरों के पूल को विस्तार देकर सरकारी आवास की उपलब्धता को बढ़ाना है। सरकार CAPF में हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेशियो में 13% तक की बढ़ोतरी करने में सफल रही है। गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ये बार बार कहा है कि 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा सेवाएं देने वाले जवानों के परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। 8 वर्षों में 31,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया गया है। 17,000 से करीब ज्यादा आवास अभी निर्माणाधीन है। कुछ ही समय में लगभग दिसंबर जनवरी तक ये समाप्त हो जाएंगे और 15,000 से अतिरिक्त आवासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले साल 25 अगस्त तक देश की सभी 100 स्मार्ट सिटी एकीकृत कंट्रोल और कमांड सेंटर के तहत होगी। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में इसकी घोषणा की। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत निर्धारित समय में सतत विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। हरदीप सिंह पुरी ने कल दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। इस मौके पर शहरों में दिव्यांगों और कमजोर तबकों के लिए ऐप बनाने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। इस ऐप का उपयोग महिलाएं, वृद्ध और दिव्यांग समेत दूसरे लोग कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शाम्बी शार्प भी मौजूद थे। That by 15th August, all 100 smart cities in the country would have fully functional integrated command and control center. It is a matter of common knowledge that the urban sector, on which a concerted effort was made for a transformative phase to begin, not just major landmarks, but they represent a paradigmatic shift in the approach towards urban development.
सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी HPV वैक्सीन का काम पूरा होने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए ये सस्ती और किफायती वैक्सीन है जो सस्ती दर पर लोगों को उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि टीके से संबंधित अनुसंधान और विकास का काम पूरा हो चुका है और अब उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पहले दौर में 20 करोड़ खुराक तैयार की जाएगी और ये टीका पहले भारत में उपलब्ध होगा और उसके बाद ही टीके को इसे दूसरे देशों की जरूरतें पूरा करने के लिए निर्यात किया जाएगा। Today we have announced that the vaccine is there. I must congratulate the team in Biotechnology Department led by Dr. Rajesh Gokhale, and a few months from now it will be available in the market. End of this year, it will be available through the Indian government program, and followed by early next year, we can make some doses available in the private market. But it's going to take about 12 months to scale up in terms of production. और अब खबर राजनीतिक गलियारे से। यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से रांची में मुलाकात की। यूपी ने राज्यपाल से गुजारिश की कि वो राज्य में निर्वाचन आयोग के फैसले के कारण बनी भ्रम की स्थिति को दूर करें। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़ी याचिका के मुद्दे पर तथ्यों के लीक होने पर भी हैरानी जताई। इस दौरान राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में ये कहा गया कि इस तरह के लीक से अव्यवस्था, भ्रम और अनिश्चितता पैदा होती है, जिसके कारण चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को बढ़ावा मिलता है। हेमंत सोरेन को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया गया था, जिसे लेकर बीजेपी की याचिका पर निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपनी सिफारिश भेज दी थी, लेकिन राजभवन ने इस मामले पर अब तक कोई घोषणा नहीं की है। इधर झारखंड में मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच यूपीए के 32 विधायकों को रायपुर भेज दिया गया था। राजभवन आए थे और राज्यपाल ने कहा मेरे पास में चिट्ठी आई है, कम्युनिकेशन आया है, उस पर कुछ क्वेरीज है मेरे, वो मैं करके मैं चुनाव आयोग को भेज दूंगा। उसके बाद चुनाव आयोग ही उस पर निर्णय लेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी देने के लिए 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। साथ ही उसकी एक नई तस्वीर जारी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम गैंग के छोटा शकील पर भी 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। आतंकवादी अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेनन पर 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। और आइए अब खबर मौसम के मिजाज पर। उत्तर प्रदेश और बिहार के उन हिस्सों में मानसून के वापस जाने से पहले अभी और वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने दक्षिण पूर्व मानसून के जल्द लौट जाने के पिछले सप्ताह के अनुमान को खारिज कर दिया है और आने वाले समय में और बारिश होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग स्थिति पर नजर रखेगा। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का अनुमान लगाया था, जबकि उसका तय समय 17 सितंबर है। भारत में साल मानसून में 6% अधिक बारिश हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कम बारिश होने की सूचना है, जिसकी वजह से खरीफ मौसम में धान की फसल पर बुरा असर पड़ा है। और इधर सिक्किम में भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर भूस्खलन होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। सरकार ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने को कहा है। पूर्वी सिक्किम में सिंगत्तम और रंगपो के बीच 20 मील के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे नेशनल हाईवे 20 को बंद किया गया। इन इलाकों का गैंगटोक से संपर्क टूट गया है। यहां पर इस सप्ताह में दूसरी बार भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हुआ। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। फिलहाल सड़कों को ठीक करने की कोशिश जारी है। कर्नाटक में भारी बारिश जारी है, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बंगलुरु शहर में कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालांकि पानी निकालने का काम जारी है। हालात को देखते हुए स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया।
तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 4 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या है। नीलगिरी और कोयम्बटूर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां, खेल जगत की खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आपके सांसद में इस बार देखिए लोकसभा में बुलंदशहर की आवाज बुलंद करने वाले लगातार 2 बार के युवा सांसद डॉक्टर भोला सिंह की कहानी। उन्हीं की जुबानी शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब नजर टॉप 10 पर। भारत के साथ आपसी रिश्तों को और मजबूती देने और अहम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करने के उद्देश्य से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को 4 दिनों की यात्रा पर भारत आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को ईसाई संस्थानों और पुजारियों पर कथित हमलों पर उठाए गए कदमों पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड से सत्यापन रिपोर्ट लेने का आदेश दिया है। देश में प्रतिदिन कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में औसतन 90 लाख डीबीटी का भुगतान किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 28.4 करोड़ डिजिटल लेन देन हो रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में और अधिक सुरक्षा प्रावधान शामिल किया है। ये मानक 1 अक्टूबर से प्रभाव में आएंगे। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता के बीच मंत्रालय ने कदम उठाया। झारखंड कैबिनेट ने आगामी 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस दौरान सरकार एक बार फिर विश्वास मत साबित करेगी। केरल विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। इससे राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों में कटौती होगी। कांग्रेस और यूडीएफ ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में राज्य में अब भूमि अधिग्रहण किए जाने पर लोगों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का फैसला किया गया है। साथ ही हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के लिए 500 करोड़ रुपए ऋण को मंजूरी दी गई। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादी ठिकानों का पता लगाने के बाद भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। बरामद सामग्री को जांच के उद्देश्य से पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में केन्या, अजरबैजान से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। भारत इन दोनों देशों के अधिकारियों से संपर्क में है। कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को श्री मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा सरनारू को 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चित्रदुर्ग जिला जेल भेजा गया है। कुछ और अहम खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मेक्सिको के दौरे पर हैं। आज वे मेक्सिको संसद के संयुक्त सत्र में हिस्सा लेंगे और प्रवासी भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे। गुरुवार को ओम बिरला ने मेक्सिको के संसद भवन परिसर में भारत मेक्सिको मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मैत्री उद्यान भारत और मेक्सिको के जीवंत लोकतंत्रों के बीच आपसी संबंधों को गहरा करेगा और दुनिया के लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने 14वें भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक में सह अध्यक्षता की। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई।
दोनों नेताओं ने सहयोग के कई क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में संयुक्त विजन को तेजी से अमल में लाया जा रहा है। इससे पहले विदेश मंत्री ने अनवर गरयाश डिप्लोमेटिक एकेडमी में विश्व में टकराव के बजाय सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विदेश नीति के मुख्य तथ्यों और यूएई के साथ भारत के संबंधों पर बात की। उन्होंने राजनयिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान समकालिक वैश्विक व्यवस्था, इसकी चुनौतियां और अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों के लिए इस महीने अमेरिका की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री इस महीने के आखिर में अमेरिका की यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के एनुअल जनरल असेंबली सेशन को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8 और 9 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। पीयूष गोयल सिलिकॉन वैली के कॉरपोरेट क्षेत्र के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करने के लिए सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें बिजनेस बज़ में। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर पहले डाल लेते हैं नजर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के साथ हुए एक समझौते के तहत उसे $2.9 अरब का ऋण देने को सहमत हुआ है। आईएमएफ और श्रीलंका के अधिकारी संकटग्रस्त देश की आर्थिक नीतियों को समर्थन देने के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते पर सहमत हुए। इस व्यवस्था के तहत विस्तारित कोष सुविधा में 48 महीने की अवधि के दौरान $2.9 अरब दिए जाएंगे। इस मदद का उद्देश्य श्रीलंका में व्यापक आर्थिक स्थिरता को बहाल करना है। आर्थिक मदद देने से पहले आईएमएफ ने श्रीलंका को कई सुधारात्मक कदम उठाने को कहा था। उसने ऋण वहनीयता सुनिश्चित करने और वित्तीय खाई को पाटने में मदद देने के लिए बहुपक्षीय साझेदारों से श्रीलंका को और आर्थिक मदद करने और कर्ज राहत देने की अपील की थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के बीच आईएईए के एक दल ने ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के दल ने निदेशक राफेल ग्रोसी की अगुवाई में ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र का आकलन किया, साथ ही संभावित जोखिमों का निरीक्षण किया। रूस की ओर से मोर्टार दागे जाने की वजह से संयंत्र की आपात सुरक्षा प्रणाली को उसका एक रिएक्टर बंद करना पड़ा। गोलीबारी में एक बिजली आपूर्ति लाइन भी प्रभावित हुई। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के प्रभाव वाले क्षेत्रों के बीच तथाकथित ग्रे जोन में जोखिम बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियां फैलने लगी हैं, जिसके बाद वहां लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा देश भर में लगाए गए राहत शिविरों में लोग डायरिया, त्वचा संबंधी बीमारियों और आंखों के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांतों में से एक सिंध में पिछले 24 घंटे में डायरिया के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जून के बाद अचानक आई बाढ़ में अब तक 1,191 लोगों की मौत हुई है और 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए। करीब 10 लाख मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में वृद्धि के मद्देनजर चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चेंगडू में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते 2 करोड़ से अधिक लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सिचुआन प्रांत के चेंगडू शहर के निवासियों को घरों में ही रहने को कहा गया है। स्कूल के नए सत्र की शुरुआत को टाल दिया गया है। हालांकि सार्वजनिक परिवहन का संचालन जारी है और नागरिकों को विशेष आवश्यकता की सूरत में शहर छोड़ने की अनुमति है। वहीं शहर से आने जाने वाले 70% उड़ानों को निलंबित कर दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं बिजनेस से जुड़ी खबरों पर।
देश का सेवाओं का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर 20.2% बढ़कर 23.26 अरब डॉलर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। हालांकि जुलाई का आंकड़ा जून के 25.29 अरब डॉलर के आंकड़े से कम है। जून में ये 15.76 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 माह अप्रैल जुलाई के दौरान सेवाओं का निर्यात 94.75 अरब डॉलर रहा और आयात 58.94 अरब डॉलर रहा। और अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये लगातार छठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आर्थिक पुनरुद्धार का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। अगस्त में सकल जीएसटी राजस्व 1,43,612 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के इसी महीने में मिले 1,12,020 करोड़ रुपए के राजस्व से 28% अधिक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने साइबर सुरक्षा पर अपनी उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति दरअसल पूंजी बाजार को साइबर संबंधी हमलों से बचाने के उपाय सुझाती है। इसके साथ ही समिति में अब 6 सदस्य हो गए हैं और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह करेंगे। समिति में अन्य सदस्यों के रूप में CERT इनके महानिदेशक संजय बहल और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक H कृष्णमूर्ति को शामिल किया गया है। इस समिति को सेबी के साथ साथ पूरे पूंजी बाजार के लिए साइबर सुरक्षा पहल की देखरेख और समग्र रास्ता दिखाने का काम सौंपा गया है। और आइए अब नजर डालते हैं शेयर बाजार के ताजा हालात पर। आज सेंसेक्स 202.43 अंकों की बढ़त के साथ 58,969.02 पर खुला। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी 55.6 अंक की बढ़त के साथ 17,598.40 पर खुला। और आइए अब बात खेल जगत की बड़ी खबरों पर। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर एशिया कप 2022 के सुपर 4 में जगह बना ली। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 4 गेंद बाकी रहने पर 8 विकेट पर लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। उसकी ओर से कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 60 रन की पारी खेली। एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में टीम इंडिया ने जगह बना ली है। हांगकांग के खिलाड़ियों के भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में आने का वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें हांगकांग के खिलाड़ी पसंदीदा भारतीय खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाते और ऑटोग्राफ लेते नजर आए। और आज 24वां विश्व नारियल दिवस है। इस वर्ष का मुख्य विषय है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नारियल विकास बोर्ड के राज्य केंद्र का उद्घाटन जूनागढ़ में करेंगे। इस मौके पर हैदराबाद में 17,000 नारियल से बने पर्यावरण के अनुकूल गणेश सबको आकर्षित कर रहे हैं। बुधवार से शुरू हुए गणेश उत्सव के अवसर पर हैदराबाद शहर में अलग अलग थीम से गणेश पंडाल सजाए गए। वहीं एक गणेश पंडाल नारियल से बनाया गया है, जिसमें नारियल से बने गणेश आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और आइए अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 2 सितंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास पर। इसी के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 2 सितंबर वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध की शुरुआत हुई जर्मनी की महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति से, जहां जर्मनी ने विश्व शक्ति के रूप में उभरने के प्रयास किए। सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर धावा बोलकर इस महाविनाशक युद्ध की शुरुआत की और उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तो इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देश भी इस युद्ध में आगे आ गए।
इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शामिल थे, जिन्होंने चीन का साथ दिया, और धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली सहित अन्य राष्ट्र मुख्य रूप से थे। 6 वर्ष 1 दिन में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इस दिन को जापान पर विजय दिवस के रूप में मनाया गया।